इसका कल हम लोग पढ़ लिए थे, एटॉमिक साइज से रिलेटेड जो भी सब चीज़ था उसको हम लोग कल डिस्कस किए थे। आज उसके आगे वाला जो है वो डिस्कस करना है। तो देखते हैं इसका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में जो है वो कल डिस्कस हो गया हुआ था कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। इसी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जो है उसमें साइज का ऑर्डर जो कल हम लोग डिस्कस किए थे, जिरकोनियम हॉफनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो वो सब उसका इम्पोर्टेंट भी है। अब इसके बाद जो हम लोग को डिस्कस करना है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है इसमें, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज करता है। तो उस हिसाब से जो है वो सबसे ऊपर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फिर सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, फिर थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, फिर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है। ये टॉप टू बॉटम होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करना चाहिए और वही लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ एक्सेप्शंस है। तो सबसे पहली बात है कि जैसे कि सबसे पहले एस ब्लॉक आता है, फिर उसके बाद मिडिल में डी ब्लॉक है, फिर लास्ट में पी ब्लॉक है। तो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगा वो एस ब्लॉक वाले से ज्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, और पी ब्लॉक वाले से कम होगा। ठीक है, तो वो तो एक जनरल ट्रेंड है। तो उसी के हिसाब से आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड लोअर देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो जनरल ट्रेंड है उसके हिसाब से। अब ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, हम जानते हैं टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। अब इसमें लेकिन एक्सेप्शन है, जिस एक्सेप्शन की बात कर रहे थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D एलिमेंट्स, 5D सीरीज का जो एलिमेंट्स है उसका, 5D सीरीज मतलब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 4D और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज 5D। ठीक है, तो कल हम लोग देखे थे कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स का साइज जो था वो ऑलमोस्ट सेम था। ठीक है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4f ऑर्बिटल्स के वीक शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो उसी में क्या हो जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है 5D सीरीज एलिमेंट्स का जो है आर हायर देन दोज ऑफ 3D एंड 4D एलिमेंट्स। इसमें जो है आयोनाइजेशन एनर्जी 5D एलिमेंट्स का आर हायर देन दोज ऑफ 3D एंड 4D। ठीक है, 3D एंड 4D वाले एलिमेंट से, बिकॉज इन 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स, इसका जैसे कि ये जो हम लोग कल डिस्कस किए थे कि साइज जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से ज्यादा साइज होना चाहिए सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का, उससे ज्यादा होना चाहिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का, उससे ज्यादा फोर्थ वाले का। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन क्या हो जाता है कि थर्ड वाले का और सेकंड वाले का साइज सेम हो जाता है। उसके पीछे रीजन है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरता है थर्ड वाले में 4f ऑर्बिटल्स में, जिसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कमजोर होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट जब बहुत वीक हो जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाएगा, तो साइज घट जाएगा। तो साइज जब घट जाएगा तो न्यूक्लियस का होल्ड जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे स्ट्रांग हो जाएगा। तो वैसे केस में उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हो जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D एलिमेंट्स, मतलब 5D एलिमेंट्स का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 3D वाले से, 3D ऊपर में है, 4D नीचे में है और 5D उसके नीचे में है। तो 5D वाले एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी 3D और 4D वाले से ज्यादा हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए था, ये एक्सेप्शन है। ये हो रहा है इसी कारण से बिकॉज यहाँ पे इन 5D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन 4f ऑर्बिटल्स, 4f ऑर्बिटल्स में एंटर करता है whose shielding power is very less, जिसका shielding power बहुत कम होता है। so greater effective nuclear charge act on the outer valence electrons, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे बहुत ज्यादा काम करता है, इसीलिए ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी का ये जनरल ट्रेंड, तो हम लोग तो ऐसे जानते ही है कि जनरल ट्रेंड है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करेगा, वो जनरल ट्रेंड फॉलो होता है। टॉप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होगा, तो ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन इसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि 5D सीरीज वाले का, यहाँ पे भी ऐसे दिखाया हुआ है, ये 5D सीरीज वाले का जो एलिमेंट्स है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी 3D और 4D वाले से ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा होने के पीछे रीजन वही है कि 5D सीरीज वाले एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स भरता है 4f ऑर्बिटल्स में, जिसका शील्डिंग पावर, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, बहुत वीक होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर जाएगा, तो वैसे केस में आउटर इलेक्ट्रॉन्स पर उसका होल्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसको निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, वो हो जाता है इसका। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ये सब हम लोग अभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सब जो है वो पढ़ रहे हैं।
तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा होता है, ठीक है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो होता है ये एग्जिस्ट करता है, ये शो करेगा। तो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स होने के पीछे रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास मौजूद है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल इसके पास मौजूद होगा तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसमें बाहर से कोई भी इलेक्ट्रॉन आके अपना डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से जो है ये अपना इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा होता है। तो ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, पहला वाला जो होता है फर्स्ट ग्रुप का जो होता है, और लास्ट वाला यानी ग्रुप थर्ड वाला जो है जिसमें स्कैंडियम वाला फैमिली वाला है, और ग्रुप 12 वाला जो मरकरी वाला है, तो इन दोनों को छोड़ के बाकी ग्रुप्स का डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो ये द कॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज दैट बोथ ns इलेक्ट्रॉन्स, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है n-1 d1 to 10 और ns 1 से 2 होता है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के पीछे रीजन है कि ns का इलेक्ट्रॉन्स और n-1 d का इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है इसके पास, एक तो ये बात है, और उसके अलावा जो है इसमें ns का इलेक्ट्रॉन्स और जो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स जो है उसका इलेक्ट्रॉन्स दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। ns का भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है और n-1 d का ऑर्बिटल्स का भी इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है या ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करता है, बिकॉज बोथ ns electrons as well as n-1 d electrons participate in bond formation। अब इसी में है जैसे कि इसका एग्जांपल जैसे देखते हैं स्कैंडियम जो कि थर्ड ग्रुप में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d14s2 है, ये +2 + 3 ये शो करेगा, ठीक है, जिसमें से +3 ज्यादा कॉमन होता है, स्कैंडियम वाले का +3 ज्यादा कॉमन है, +2 बहुत कम होता है। टाइटेनियम है, इसका +2 +3 +4 ये तीनों शो करेगा। अब देखो इसमें जो है वो +2 का मतलब क्या हुआ, s का दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, +3 का मतलब s का 2 इलेक्ट्रॉन और d का 1 इलेक्ट्रॉन, और +4 का मतलब हुआ s का भी दोनों इलेक्ट्रॉन और d का भी दोनों इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएगा। क्योंकि ये मेटल है तो मेटल है तो वैसे केस में ये क्या करेगा, मेटल अगर ये है तो वैसे केस में ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब इस तरह से अलग अलग तरीके से निकल सकता है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। वेनेडियम का देख रहे हैं कि +2 +3 +4 +5 +5 तक जा सकता है ये, ठीक है। तो +5 का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन 4s का, 3 इलेक्ट्रॉन 3d का, तो ये इन दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, तो +2 से लेकर +5 तक शो करेगा। क्रोमियम, क्रोमियम का जिसका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1, ठीक है, होना चाहिए था 3d4 4s2, लेकिन ड्यू टू हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 हो जाता है, तो ये +1 से लेकर +6 तक जाता है ये, ठीक है। +6 मतलब 5d का और 1 s का, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी निकल सकता है, तो +1 से लेकर +6 तक ये शो करेगा। मैंगनीज है, मैंगनीज का +1 से लेकर +7 तक सबसे ज्यादा यही शो करता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये मैंगनीज का ही आएगा। फिर उसके बाद घट रहा है आयरन का +2 से +6, कोबाल्ट का +2 से +4, निकेल का +1 से +2, और जिंक का जो है वो यहाँ पे +2, ठीक है। जिंक कैडमियम जो है, जिंक मरकरी कैडमियम ये सब वाला जो फैमिली वाला आता है ग्रुप 12 का, तो वो वाला ही, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ग्रुप 3 का स्कैंडियम जो कि +3 ही मैक्सिमम शो करता है, और ग्रुप 12 का जिंक ये +2, इन दोनों ग्रुप का ही है ऐसा है कि जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, ठीक है। बाकी जितना भी एलिमेंट्स है ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 11 तक का, वो सब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है हमेशा, ठीक है, जिसमें से कि क्रोमियम और मैंगनीज, और सबसे ज्यादा मैंगनीज का है। मैंगनीज वाले में क्यों है, क्योंकि मैंगनीज वाले में 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर और 7 इलेक्ट्रॉन तक ये लूज कर सकता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब s से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3d से 5 इलेक्ट्रॉन और 4s से 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये सब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो शो करता है। अब इसके बाद जो होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसमें यही आ जाएगा। अब इसके बाद तो क्वेश्चन इसमें ज्यादातर यही पूछता है
कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करता है, उसके पीछे क्या रीजन है, तो वही ns इलेक्ट्रॉन्स और n-1d इलेक्ट्रॉन दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, इसकी वजह से हो जाता है। अब इसके बाद जो होता है ये ध्यान में रखना है कि अगर ट्रांजिशन मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कम है, ठीक है, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है, तो उसका कंपाउंड जो होगा वो वैसे में कंपाउंड जो होगा वो आयोनिक होता है, और अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा है तो वो कंपाउंड जो बनाएगा वो कैसा बनाएगा, कोवेलेंट। ठीक है, तो अगर ट्रांजिशन एलिमेंट्स लेस ऑक्सीडेशन स्टेट, कम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो कर रहा है, जैसे सपोज करो कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 है, तो +1 वाले का जो कंपाउंड होगा ट्रांजिशन मेटल का वो आयोनिक नेचर का होगा, और +4 वाले का जो होगा वो कोवेलेंट नेचर का होगा। तो अगर कम ऑक्सीडेशन स्टेट है ट्रांजिशन मेटल का तो वैसे केस में वो आयनिक कंपाउंड बनाएगा, और ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वैसे केस में वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो वही है, इन लेस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स द कंपाउंड्स आर आयोनिक। ठीक है, लेस ऑक्सीडेशन स्टेट है कंपाउंड्स आयोनिक है, व्हाइल इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स द बॉन्ड फॉर्म्ड आर कोवेलेंट, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो वो कोवेलेंट नेचर का होगा। ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आ जाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट से बना सकता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में एक चैप्टर ही इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो पार्ट होता है ऐसे भी, जैसे कि एक होता है सेंट्रल एटम होता है, दूसरा होता है लिगेंड होता है। सेंट्रल एटम जैसे बीच में है, उसके चारों तरफ से बाकी मॉलिक्यूल्स उसको उससे अटैच्ड रहता है। तो सेंट्रल एटम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम जो रहता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही रहता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये जनरल कंपाउंड NaCl H2O ये सब की तरह नहीं होता है, उसमें वो कंपाउंड के अंदर बहुत सारा कंपाउंड सब होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं CONH3 होल 6। ठीक है, तो इसमें जो है CrCN6 इन, और फिर उसके बाद फिर ब्रैकेट में CONH3 होल 6, ये दोनों जो है दिख रहे हैं जो है यहाँ पे, वहां पे ये एक ही कंपाउंड है ये। ठीक है, तो इसमें कंपाउंड के अंदर में बहुत सारा कंपाउंड होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स ही होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्रोमियम है और यहाँ पे एक है कोबाल्ट है, ये तो ये दोनों सेंट्रल एटम का यहाँ पे काम कर रहा है, जिससे कि ये Cn का मॉलिक्यूल NH3 का मॉलिक्यूल उससे अटैच्ड है। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही होता है। तो क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, अब जैसे कि ये एक सेंट्रल एटम है और बाकी का जो भी मॉलिक्यूल्स होगा वो उससे अटैच्ड रहता है उसके साथ। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों होता है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट का साइज भी जो होता है वो ऐसे कम होता है, और इसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल होगा। बैकेंड डी ऑर्बिटल है तो इसलिए जो भी मॉलिक्यूल्स है जो इससे जुड़ा हुआ है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसके बैकेंड डी ऑर्बिटल में देकर इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो सेंट्रल एटम है, जैसे कि यहाँ पे सेंट्रल एटम क्रोमियम है CrCN6, मतलब क्रोमियम से 6 Cn मॉलिक्यूल अटैच्ड है। ठीक है, CONH3 होल 6 है, मतलब कोबाल्ट से 6 NH3 का मॉलिक्यूल जो है वो अटैच्ड है। तो इसमें कैसे वो अटैच होता है, क्यों अटैच हो पाता है, क्योंकि सेंट्रल एटम का साइज भी छोटा है। ठीक है, साइज छोटा है और उसके साथ साथ जो होता है वो साइज छोटा होने की वजह से बॉन्ड छोटा रहेगा तो स्ट्रॉन्ग भी रहेगा, और दूसरी बात इसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल है, तो बैकेंड डी ऑर्बिटल होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास इसके बैकेंड डी ऑर्बिटल में देकर बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और उसके अलावा न्यूक्लियर चार्ज भी इसका हाई होता है। तो इसका कारण द कैटायंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल जो होगा वो कैटायन ही बनाएगा, हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने का इसमें बहुत ज्यादा टेंडेंसी इसमें होती है, बिकॉज दीज कैटायंस आर वेरी स्मॉल, स्मॉल होता है। उसके अलावा हैव हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता है, और साथ में जो है बैकेंड डी ऑर्बिटल भी होता है टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी लिगेंड्स। ये जो CN6 है NH3 ये सब लिगेंड है। ठीक है, इसका नाम लिगेंड होता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि वाई इसका इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स, वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के पीछे क्या रीजन है, तो इसका 3 रीजन है। स्मॉल साइज होना, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होना, और तीसरा जो है बैकेंड डी ऑर्बिटल होना। इन तीनों की वजह से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सकता है, जिसमें कि ये रोल प्ले करता है सेंट्रल एटम का।
और उससे मॉलिक्यूल्स जो अटैच्ड है वो लिगेंड्स होता है, ठीक है। तो वही चीज आ जाता है इसमें। अब इसमें ये चीज है कि व्हेन द ट्रांजिशन मेटल फॉर्म atom exhibits more than one oxidation state, the higher valent ion forms more stable complex. complex compound में जैसे कि अगर ऐसा एक ही एलिमेंट, एक ही ट्रांजिशन एलिमेंट अगर एक से ज्यादा तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है, तो जिसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल माना जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होने का मतलब उसमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा है, तो वैसे कि इसमें वो ज्यादा स्ट्रांग भी होगा और स्टेबल भी होगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है FeCN होल 6 और होल 3 माइनस, ठीक है। और एक है FeCN होल 6 4 माइनस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का हम लोग तरीका जानते हैं। Fe का यहाँ पे X मान लेंगे, ये Cn जो है वो क्या है, साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन Cn माइनस, ठीक है। तो Fe का X मान लेंगे और एक Cn का होता है -1, तो X माइनस 6 इज इक्वल टू चार्ज क्या है -3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ है +3, ठीक है। और FeCl होल 6 का पावर होल 4 माइनस है ये, उसमें जब निकालेंगे तो X का आएगा, Fe का आ जाएगा +2। तो 3 माइनस वाले में क्या है, इसका आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +3 और 4 माइनस वाले में आ रहा है +2। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है किसमें, Cn, इसमें FeCN होल 6 3 माइनस वाले में, तो ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा। तो अगर एक ही ट्रांजिशन एलिमेंट एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर बना रहा है तो वो वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ज्यादा स्टेबल माना जाएगा जिसमें ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, ठीक है, जिसका ये एग्जांपल दिया गया हुआ है। तो और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका हम लोग ऐसे जानते ही हैं, ठीक है, और इसमें कैलकुलेट करके दिखाया भी हुआ है, इसलिए इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो बस ये चीज ध्यान रखना है कि व्हेन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एटम exhibits more than one oxidation state, higher valent ion will form more stable complex, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है बात, कलर की बात आ जाती है, ठीक है। कलर जो होगा वो कैसा होगा, तो अब ये कहने का मतलब है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होता है ये जब आयनिक फॉर्म में रहेगा, ये कोई कंपाउंड जो बनाता है वो जनरली कलर्ड होता है, वो कलर्ड आयंस ही बनाता है, ठीक है। कलर्ड आयन बनाने के पीछे रीजन क्या होता है, तो डी ट्रांजिशन, ठीक है, डी ट्रांजिशन होता है। मतलब इसका मतलब क्या हो जाता है कि जो भी ट्रांजिशन मेटल होगा उसके पास हम जानते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल जब होगा, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनफिल्ड होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, यानी वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। और जो भी पैरामैग्नेटिक नेचर का है वो कलर्ड आयंस जरूर बनाता है। तब होता ये कैसे है, तो जैसे कि सेंट्रल एटम है, जो कि सेंट्रल एटम जो कि होता है ट्रांजिशन मेटल, और इसके चारों तरफ जैसे कि लिगेंड्स अटैच्ड है, तो लिगेंड के प्रेजेंस में क्या हो जाता है कि जो भी सेंट्रल एटम में जो डी ऑर्बिटल है, डी सबसेल में हम जानते हैं 5 ऑर्बिटल्स होता है, 5 ऑर्बिटल्स, तो पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये हम लोगों को पता है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। जैसे पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स है तो तीनों की एनर्जी सेम होगी। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स है तो पांचों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल्स होता है तो सातों की एनर्जी सेम होगी। इसको हम लोग बोलते हैं डी जेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। लिगेंड के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, लिगेंड के प्रेजेंस में जो ट्रांजिशन मेटल जो है जिसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो लिगेंड के प्रेजेंस में इसका डी ट्रांजिशन, मतलब ये डी जेनरेट ऑर्बिटल जो होता है ये ब्रेक कर जाता है, ठीक है। किसी कुछ ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है और कुछ की एनर्जी घट जाती है, तो मतलब वो डीजेनरेसी खत्म हो जाता है, ऑर्बिटल जो होता है वो ब्रेक कर जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा तो वैसे केस में क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। रेडिएशन एमिट करेगा ताकि वो ग्राउंड स्टेट में आ जाए, और जिस कलर का रेडिएशन एमिट करेगा उस कलर का वो दिखता है, ठीक है। ये चीज इसमें आ जाएगा। अब इसके बाद है इसका इसमें जैसे कि तो उसमें वही चीज है कि साइज की जो इसकी जो हम लोग बात कर रहे थे कि इसका डी ट्रांजिशन वाले की बात कर रहे थे, कलर्ड आयंस फॉर्म क्यों करता है, तो उसके पीछे रीजन इसका यही आ जाएगा। तो ये ट्रांजिशन मेटल्स आयंस फॉर्म कलर्ड आयंस, ट्रांजिशन मेटल का जो भी आयन होगा वो कलर्ड आयंस बनाता है। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। ये पहले ही बोले हैं कि ये जो कलर्ड आयंस बनाता है ये क्यों बनाता है, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है मतलब इसका इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा।
जो ट्रांजिशन मेटल, ध्यान में रखना है, जो ट्रांजिशन मेटल सारा उसमें डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन सारा का सारा अगर पेयर्ड अगर है तो वैसे केस में वो कलर आयंस नहीं बना सकता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर है डी सबसेल में तभी वो कलर आयंस बनाएगा, अदरवाइज नहीं बना सकता है। अगर सारा का सारा इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड है डी सबसेल में तो वैसे केस में वो कभी भी कलर्ड आयंस नहीं बना पाएगा। कलर्ड आयंस बनाने के लिए जो डी सबसेल है जिसमें 5 ऑर्बिटल है उसमें वो क्या कैसा होना चाहिए, इनकम्प्लीटली या पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। तो ये दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड और इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के प्रेजेंस में सेंट्रल एटम है और लिगेंड्स उसके चारों तरफ उससे अटैच्ड है, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लिगेंड्स के प्रेजेंस में डी डी ट्रांजिशन होता है, वही जो डी सबसेल में जो 5 ऑर्बिटल है वो क्या होता है, ब्रेक करता है, ठीक है। 5 वो ब्रेक करेगा, तो ब्रेक करने की वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होगा। तो वही है, इन प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स डी ट्रांजिशन ऑकर्स। डी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स का ब्रेक करना, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन्स बिकम एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा और हायर ऑर्बिट में जंप करता है। जब एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, हायर ऑर्बिट में जंप करेगा और फिर उसके बाद जब ग्राउंड स्टेट में जब वो लौटेगा तो क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा और जिस कलर का रेडिएशन एमिट करेगा उस कलर का वो दिखता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे एमिट रेडिएशन ऑफ सम कलर, इसी प्रोसेस के दौरान वो किसी न किसी कलर का रेडिएशन एमिट करता है, ठीक है। तो वही है। अब उसका ट्रांजिशन मेटल आयंस विच हैव कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, वैसा ट्रांजिशन मेटल्स जिसका कि कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होता है डी ऑर्बिटल्स, वो कभी भी कलर्ड आयंस नहीं बनाएगा। जैसे कि 3D10 है, ये किसका होता है, ये होगा जैसे कि जिंक का, 4D10 जो कि होगा कैडमियम का, 5D10 जो कि होगा मरकरी का। तो इसका ग्रुप 12 का जो भी एलिमेंट्स है वो एलिमेंटल फॉर्म में रहे या फिर आयोनिक फॉर्म में रहे, दोनों ही फॉर्म में उसका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। तो जब कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहेगा तो डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जिसमें भी डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स में अगर डी सबसेल कंप्लीटली फिल्ड है, पूरा भरा हुआ है, तो यानी वो अनपेयर्ड नहीं है, तो वैसे केस में डी डी ट्रांजिशन होगा ही नहीं, और डी डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड नहीं होगा, तो वैसे केस में वो कलर्ड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि ये इसमें जो है डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट्स है वो कलर्ड आयंस क्यों बनाता है, तो उसका रीजन बता सकते हैं। और जो ग्रुप 12 का जो एलिमेंट्स है वो कलर्ड आयंस क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि उसका कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है जिसका इसकी वजह से डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। तो ये बात हो गई कलर्ड आयंस के फॉर्मेशन का, इसका ये रीजन है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें ये है इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जैसे कि हम जानते हैं एक पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक हम जानते हैं कि पैरामैग्नेटिक तब होगा जब इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होगा। तो डी ब्लॉक का जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो मैक्सिमम जो है वो पैरामैग्नेटिक ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स होता ही वैसा मेटल्स है, वैसा एलिमेंट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड रहता है, ठीक है, पार्शियली फिल्ड रहता है। और तो यानी जो ट्रांजिशन मेटल्स अनपेयर्ड होगा उसमें डी सबसेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का वो शो करेगा, और जिसका कंप्लीटली फिल्ड होगा जैसे ग्रुप 12 वाले का वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो वो ये ट्रांजिशन मेटल्स कैन बी बोथ डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, बट डायमैग्नेटिक भी हो सकता है लेकिन कम होगा, और पैरामैग्नेटिक लेकिन ज्यादातर वही है, बट आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक, ज्यादातर पैरामैग्नेटिक है क्योंकि पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब इसमें पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्या होता है, तो पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है वैसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में वो वीकली अट्रैक्ट होता है, और डायमैग्नेटिक वीकली जो होता है वो रिपेल होता है। तो सब्सटेंसेस व्हिच आर वीकली अट्रैक्टेड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, एंड दिस सब्सटेंसेस लूज देयर मैग्नेटिज्म ऑन रिमूविंग द मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाएगा तो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर लूज कर देता है। इट इज कॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है, ठीक है। और इट शोज एन इंक्रीज इन वेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में जब लाते हैं तो उसका वेट जो होता है वो बढ़ जाता है थोड़ा, ठीक है, तो इंक्रीज इन वेट आता है। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का ये सब प्रॉपर्टीज है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड में वीकली अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाए तो मैग्नेटिक बिहेवियर अपना लूज कर देता है, और इसके अलावा जो है वो
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर आता है, और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इसमें इंक्रीज इन वेट आता है। डायमैग्नेटिक जस्ट इसका उल्टा, ये मैग्नेटिक फील्ड में वीकली रिपेल होगा, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है, और ये डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड में के प्रेजेंस में डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में डिक्रीज इन वेट आता है। और उसको मैग्नेटिक बिहेवियर को अगर उसको हम चाहते हैं कि उसका वैल्यू कैलकुलेट करना, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं एक टर्म यूज किया था मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है, जो कि उसका फॉर्मूला 2 फॉर्मूला होता है, रूट अंडर n इंटू एन प्लस टू, जहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और एक होता है रूट अंडर 4s इंटू एस प्लस वन, जो कि जहाँ पे s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, तो वही चीज है इसका। तो इस तरह से ये यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, एक फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है रूट अंडर n इंटू एन प्लस टू, ठीक है, n इंटू एन प्लस टू, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ही ज्यादा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरा फॉर्मूला होता है रूट अंडर 4s इंटू एस प्लस वन, ठीक है, जहाँ पे s क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है, जीरो होता है, तो वैसे केस में उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, जीरो। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू जीरो होगा, पैरामैग्नेटिक वाले के लिए जो वैल्यू है, अगर वन अगर रहेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है, तो रूट अंडर 1 इंटू वन प्लस टू, यानी रूट अंडर 3, तो 1.73 आ जाएगा। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है, तो वहां पे n के जगह पे 2 जाएगा, ठीक है, तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना इसमें हम पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई इसमें मैग्नेटिक बिहेवियर की बात। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके बाद का जो है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होता है ट्रांजिशन मेटल्स, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता क्या है, तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होता है वो छोटे छोटे एटम्स को, ठीक है, जो भी मान लो जैसे मेटल है, तो मेटल है तो उसका ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली उसका जो स्ट्रक्चर जो होगा उसमें जो पार्टिकल्स जो होगा वो एक दूसरे से अटैच्ड रहता है, लेकिन कुछ कुछ स्पेस कहीं कहीं वैकेंट भी होता है, ठीक है, कहीं कहीं स्पेस खाली होता है, तो उन वैकेंट स्पेसेस में ट्रांजिशन मेटल का जो भी एटम्स है, वो जैसे हाइड्रोजन को, बोरोन को, कार्बन को, नाइट्रोजन को, ये सब छोटा छोटा एटम्स है, उनको क्या करता है, उसमें ट्रैप कर लेता है। जैसे कि मान लो अगर क्रोमियम ही है, ठीक है, उसके अलावा जैसे कि मैग्नीज है, ये सब अलग अलग जो भी ट्रांजिशन मेटल्स है, तो इसका जो क्रिस्टल लैटिस जो होता है, जो इसका सॉलिड स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें जो भी वैकेंट स्पेस होता है उसमें ये छोटे छोटे एटम्स को ये ट्रैप कर लेता है, ठीक है, और ट्रैप करके क्या कर लेता है, उसके साथ एक कंपाउंड बना लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल साइट, जो वैकेंट स्पेस जो है जिसमें कि ये हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ये सब आके चला जा रहा है, उसमें फिल कर देता है उस स्पेस को, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं, वो जगह है वो, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल्स ट्रैप सम स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एटसेट्रा इन वैकेंट स्पेसेस इन देयर क्रिस्टल लैटिस। उनका जो क्रिस्टल लैटिस, लैटिस का मतलब होता है सॉलिड, ठीक है, तो उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो वैकेंट स्पेस होता है उसमें ये इन छोटे छोटे एटम्स को ट्रैप कर लेता है, और उसकी वजह से जो कंपाउंड जो बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं। पहले से जैसे कि मान लो ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम और कार्बन, TiC, ठीक है, तो टाइटेनियम, टाइटेनियम का जो सॉलिड स्ट्रक्चर जो होगा, लैटिस होगा, उसमें जो वैकेंट स्पेस होगा उसमें कार्बन को ये ट्रैप कर लेगा, तो उससे जो कंपाउंड जो बना उसको TiC बोलेंगे। ये Vn वैनेडियम, और ये है नाइट्रोजन, तो वैनेडियम का जो सॉलिड होगा, क्रिस्टल लैटिस होगा, उसके वैकेंट स्पेस में ये नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेगा, ठीक है, तो इससे तो ये जो दोनों कंपाउंड जो हम देख रहे हैं, ये दोनों के दोनों कंपाउंड कैसा कंपाउंड है, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, जिसमें कि ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो अपने वैकेंट स्पेस में छोटे छोटे एटम्स को ट्रैप कर लिए हुए हैं, ठीक है, उससे जो कंपाउंड बना उसको इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। ये जो कंपाउंड होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये ज्यादा हार्ड होता है, ट्रांजिशन मेटल से भी ज्यादा हार्ड होता है, क्यों, क्योंकि ऐसे सॉलिड जो मान लो जैसे टाइटेनियम है, तो टाइटेनियम जो सॉलिड है तो उसके अंदर वैकेंट स्पेसेस है, ठीक है, और उन वैकेंट स्पेसेस को भी दूसरा एटम्स आके ऑक्यूपाई कर लिया, तो पहले के कंपैरिजन में और भी ज्यादा भारी हो जाएगा, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि उनके वैकेंट स्पेसेस में ये सब एटम्स भी ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है, ठीक है, तो वही चीज है, तो दीज कंपाउंड्स आर मोर हार्डर, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्गर देन ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल से भी ज्यादा हार्ड होता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड, और इसके अलावा ब्रिटल होगा, ठीक है, और केमिकली इनर्ट होता है,
यानी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड का ये सब प्रॉपर्टीज हुआ। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होता है, उसके अलावा उनका ये सब प्रॉपर्टीज और एग्जांपल जो है वो ध्यान में रखना है। ये यहाँ पे जैसे कि ऐसे दिखाए हुए हैं कि जैसे कि ये लैटिस है, ये ट्रांजिशन मेटल का, तो उसमें जो वैकेंट स्पेस होगा उन्हीं वैकेंट स्पेस में आके छोटा छोटा एटम्स आके ऑक्यूपाई कर लेता है। तो पहले जब वैकेंट स्पेस था तो वो भारी तो जैसे था, सॉलिड है तो भारी तो था ही, लेकिन जब उन वैकेंट स्पेस को भी कोई आके ऑक्यूपाई कर लिया तो वो और भी ज्यादा भारी हो जाएगा, और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसके एक प्रॉपर्टीज में आ जाता है। फिर इसके बाद जो है इसमें कैटलिस्ट और कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज, और इसमें आ जाता है एलॉय फॉर्मेशन, यानी ट्रांजिशन मेटल्स जो होता है, ये दोनों आज का ये लास्ट टॉपिक रहेगा इसका, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टीज और एलॉय फॉर्मेशन। यानी ट्रांजिशन मेटल्स, कैटलिस्ट हम जानते हैं वैसा सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन के रेट को अल्टर करता है, चेंज करता है, या तो फास्ट करेगा या फिर स्लो करेगा अपने कंपोजिशन में बिना चेंज लाए हुए। ठीक है, तो जितना भी हम देख सकते हैं, अगर याद अगर हो तो इसमें मैक्सिमम में जो कैटलिस्ट जो यूज होता है मैक्सिमम रिएक्शंस में, वो कैटलिस्ट जो होता है वो ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होता है। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आयरन है, निकेल है, जैसे कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में निकेल, प्लेटिनम हम लोग यूज करते हैं, पैलेडियम, और इसमें जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिएशन करते हैं तो अमोनिया बनता है, तो उसमें आयरन कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ज्यादातर मैक्सिमम जो कैटलिस्ट के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो ट्रांजिशन मेटल्स या उसका कोई कंपाउंड ही यूज होता है। ठीक है, जैसे कि कांटेक्ट प्रोसेस में SO2 और O2 का रिएक्शन SO3 बनाता था तो उसमें वैनेडियम ऑक्साइड, तो वैनेडियम भी ट्रांजिशन मेटल्स ही है ये। ठीक है, तो जो भी कैटलिस्ट जो होता है वो ज्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स होगा या फिर उसका कोई ना कोई कंपाउंड होता है, तो वही है। तो ट्रांजिशन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट, जैसे आयरन है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, निकेल है, वैनेडियम ऑक्साइड है। ठीक है, बिकॉज दे प्रोवाइड अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स टू रिएक्ट विथ रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट आएगा, रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्शन करता है, तो चूंकि ट्रांजिशन मेटल्स के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो रिएक्टेंट आएगा और उस वैकेंट डी ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वहां पे रिएक्शन कर सकता है। ठीक है, ये चीज हो जाता है, और उसके अलावा जो होता है वो इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है। तो दो रीजन है ट्रांजिशन मेटल्स कैटलिस्ट क्यों, ज्यादातर कैटलिस्ट ट्रांजिशन मेटल्स ही क्यों होता है, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। तो इसका कारण हो जाएगा बिकॉज दे हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड बाय रिएक्टेंट टू डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स एंड रिएक्ट। और उसके अलावा जो है वो दूसरा रीजन है कि सरफेस एरिया भी इसका ज्यादा होता है। कैटलिस्ट का सरफेस एरिया जितना ही ज्यादा होगा उतना ही अच्छे से रिएक्टेंट आके वहां पे रिएक्शन कर सकता है। तो कैटलिस्ट मेनली काम यही करता है कि वो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है रिएक्टेंट को आपस में रिएक्शन करने के लिए। ठीक है, तो वो सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। ठीक है, तो वही ट्रांजिशन मेटल्स है, वाइडली यूज है कैटलिस्ट। उसके पीछे रीजन है बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसके अलावा दे आल्सो प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। फिर इसके बाद है एलॉय। एलॉय भी जितना भी मैक्सिमम सब जो बनता है उसमें भी जो होता है वो इसी का यूज, जैसे कि कॉपर टीन से बनता है ब्रॉन्ज, कॉपर जिंक से बनता है ब्रास। ठीक है, स्टेनलेस स्टील में भी जो यूज होता है, निकल का, क्रोमियम का, सब का इस्तेमाल होता है। तो एलॉयज फॉर्मेशन में भी ज्यादा ज्यादा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का, ट्रांजिशन मेटल्स का इस्तेमाल होता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ एलॉयज बिकॉज दे आर क्वाइट सिमिलर इन एटॉमिक साइज। लगभग सबका साइज सेम होता है तो आपस में आसानी से मिल सकता है। सो दे कैन म्यूचुअली सब्सटीट्यूट वन अनदर इन क्रिस्टल लैटिस। सबका ट्रांजिशन मेटल्स का साइज होता है जो सब छोटा छोटा एटम्स भी होता है, सिमिलर साइज होता है, तो उसकी वजह से दोनों एक दूसरे से अच्छे से मिल सकता है, एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। तो वैसे कि इसमें वो एलॉय जो है वो अच्छे से बना सकता है। ठीक है, तो स्मॉल साइज सिमिलर साइज होने की वजह से वो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, सब्सटीट्यूट कर सकता है और अच्छे से मिल सकता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये एलॉय भी ज्यादा से ज्यादा बनाता है। ठीक है, तो ये सब जो भी हम लोग पढ़े हैं ये सारा सब था इसका ट्रांजिशन मेटल्स का प्रॉपर्टी सब था। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक सब जितना भी सब जो पढ़ना था वो सब है।